हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने C-टेट के लिए जो मैथ का पैडागोजी का जो ये मैराथन लेके आया था, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी थे, तो वो क्लास के लिए आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया और इसीलिए मैंने वादा किया हुआ था कि मैं सारे विषयों का ये पैडागोजी कराऊंगा। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए ये पैडागोजी का क्लास लेकर आया हूं EVS का। तो आप लोग इसको देखिएगा, पूरा देखिएगा और निश्चित ही जो 15 नंबर का सेक्शन होता है पैडागोजी का, इसी में से पूछे जाते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इस पे इसका लैंग्वेज कैसा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इस पे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं और उस पे क्वेश्चन भी कराया गया है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो सारा कुछ आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बस देखते चलिएगा। और रही बात है और विषयों की ये मैराथन की पैडागोजी की, तो मैं सारे विषयों का पैडागोजी लेकर के आऊंगा। बस आप लोग सहयोग कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को और इसमें से पूरा 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। कैसे घुमा घुमा के आता है, ये सारी बातें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को एक बार जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए आप लोग, और हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं EVS का पैडागोजी का सेक्शन, जो 15 नंबर का पूछा जाता है। तो एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। और अभी तक जिन्होंने भी मैथ का वो क्लास पैडागोजी का नहीं देखा है, वो जा करके देख लें। बहुत ढेर सारा मेहनत उसमें लगा था और बहुतों को इससे फायदा मिला है। तो आप लोगों को निश्चित ही इससे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं EVS का पैडागोजी। EVS का पैडागोजी पहला ही है थीम। थीम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा कि थीम पे हर एक शिफ्ट में, जितना भी शिफ्ट होता है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन होता है। एक नंबर पूछता है। तो ये सेक्शन बहुत कम टॉपिक है इसमें EVS से, बस घुमा फिरा के उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग करेंगे। जो NCERT बेस्ड पैडागोजी है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी हम लोग इसमें जितनी चीजें बची हुई हैं उसको देख लेते हैं। थीम से क्वेश्चन क्या पूछता है, थीम में क्या क्या है। थीम के 6 अंग होते हैं। जैसे उसमें क्या है दिख रहा होगा आप लोगों को, फैमिली एंड फ्रेंड है। फैमिली एंड फ्रेंड क्या होता है, परिवार होता है, दोस्त होते हैं। उसके साथ साथ जल है, आप लोगों का यात्रा है, भोजन है यानी वाटर, ट्रेवल, फूड और शेल्टर में ये शरण होता है, मतलब आश्रय होता है। ठीक है, थिंग्स बी मेक एंड डू मतलब कैसे आप कार्य करते हैं और कैसे रहते हैं, ये सब इसमें होता है। और वहीं हम बात कर रहे हैं फैमिली एंड फ्रेंड की, तो इसमें भी 4 भाग होते हैं। इसमें भी 4 भाग होते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। क्या क्या है, रिलेशनशिप है, उसके साथ है वर्क एंड प्ले, एनिमल है, प्लांट है, ये सब फैमिली में आते हैं। और परिवार, एक बात आप लोग जान लीजिए, परिवार क्या होता है, एक होता है संयुक्त परिवार, आगे देखने को मिलेगा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, ये 2 प्रकार के परिवार होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चीजें होती हैं। ये हो गया। अब आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहला क्या है इस पे क्वेश्चन, थीम पे या थीम यात्रा में बछेंद्रीपाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिएगा, NCERT का जो बुक आता है उसमें बछेंद्रीपाल का जो पर्वत पे वो चढ़ी थी उसका एक चैप्टर दिया हुआ है। वही पूछ रहा है कि क्यों यह चैप्टर दिया गया है। बछेंद्रीपाल की कहानी जानते हैं कि उस चैप्टर में क्या है कि मतलब वो जब छोटी थी तो वो कहीं कि मुझे पर्वत पे चढ़ना है, तो उनके परिवार द्वारा उनको मना कर दिया गया कि तुम लड़की हो, तुम नहीं चढ़ सकती हो। और फिर वहीं उनके भाई ने ये बात पूछी, जो कि उनसे छोटा था, कि मुझे पर्वत पे चढ़ना है। तो उनके परिवार वालों ने क्या किया, उनको हामी भर दी, मतलब उनको
ये हाँ कर दिया कि हाँ तुम चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लड़का हो। वो क्या है, जेंडर इक्वलिटी को दिखाया गया है, भेदभाव को दिखाया गया है जेंडर का। तो वही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सम्मिलित करने का क्या कारण है। देखिए कॉन्सेप्ट अलग होता है और उस पे लैंग्वेज में घुमा करके क्वेश्चन कैसे पूछता है ये अलग होता है, कि कैसे हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को करने की, क्या तरीका होनी चाहिए, कितना हम सोच पाते हैं उस क्वेश्चन को लेकर के, ये यहाँ पे पेडागोजी के सेक्शन में डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल एबिलिटी पर। तो कितना आप उस क्वेश्चन को लेकर के अधिक से अधिक सोच सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस पे देखते हैं कि क्या सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन देखिए पूरा पढ़िएगा, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि मतलब एक दो ऑप्शन पढ़ के उसको टिक कर दिया जाए, पूरा इसमें ऑप्शन पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा देता है कि पहला और दूसरा भी सही रहेगा लेकिन तीसरे या फिर चौथे में कुछ और भी बढ़िया रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन पूरा पढ़िए ऐसे क्वेश्चनों में। यह क्या है, पहला क्या दिया है कि एक अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। उसमें यही दिखाया गया है कि ये जेंडर के प्रति क्या है, चुनौती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंचाई चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। ये भी बहुत सही बात है। वो जो पर्वत पे चढ़ी थी तो उसका मापन की होंगी, पहले चुनौतियों का सामना की होंगी। यह ऐसा तो है नहीं कि जैसे छत पे चढ़ना है सीढ़ी से गए चढ़ लिए, चुनौतियों का सामना भी की होंगी। ठीक है, तो ये भी सही बात है। यह अध्याय सामूहिक यानी टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। निश्चित, क्योंकि वह अकेले नहीं चढ़ी थी, उनकी पूरी टीम साथ थी। लेकिन जब झंडा गाड़ने की बात आई कि सबसे ऊपर कौन झंडा गाड़ेगा, तो वहां पे सिर्फ एक लोग जा सकती थी, एक लोग जा सकते थे। तो वहीं उनकी टीम में से लोग कहे कि हाँ ठीक है आप ही जाइए, तो ये गई ऊपर चढ़ी और झंडा गाड़ दिया वहां पे। ठीक है, तो यहां पे क्या काम कर रहा था, टीम वर्क भी काम कर रहा था, तो ये भी सही हो जाएगा। यह अध्याय एक अनुकरण आदर्श को प्रस्तुत करता है। निश्चित ही यह अनुकरण के आदर्श को प्रस्तुत करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, चारों हो जाएगा सही। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक, जल थीम से संबंधित है। जल थीम से संबंधित सामाजिक क्या होता है और सांस्कृतिक क्या होता है। सामाजिक मतलब ये कि हमें जल का नुकसान नहीं करना चाहिए, कहीं जल अगर खुलता दिखे तो हमको उसको बंद कर देना चाहिए। जो हमारे मान लीजिए कि अनावश्यक रूप से जल का वो नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि नहाना है 2 बाल्टी में नहाए जा रहे हैं 5 बाल्टी में, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ब्रश कर रहे हैं और जब से ब्रश करना शुरू किए और तब से क्या किए, टोटी खोल दिए और पानी गिरता जा रहा है, ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए। वो होता है सामाजिक। और सांस्कृतिक क्या होता है, जैसे गंगा का जल पवित्र होता है तो वो सांस्कृतिक महत्व होता है। ये क्या है, तो इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। किसके माध्यम से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, भूमिका निर्वाह द्वारा। ये क्या दिया है, भूमिका निर्वाह द्वारा। ठीक, ये भी सही है, अपनी भूमिका का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। ठीक, कि क्या सही है, कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा। विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो उनके बीच संवाद कराना चाहिए कि मतलब कि हम कैसे जल का संरक्षण कर सकते हैं, अधिक से अधिक बचा सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये सबसे लाभकारी तरीका होता है क्षेत्र भ्रमण का, क्योंकि उससे बहुत तेज बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। गृह कार्य देखिएगा निगेटिव वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब आइए देखते हैं मूल्यांकन के संकेतक। मूल्यांकन के संकेतक प्रोसेस स्किल भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में प्रोसेस स्किल कहते हैं, यानी प्रक्रिया कौशल। ये तीन नाम देखिएगा, मूल्यांकन के संकेतक, प्रोसेस स्किल और प्रक्रिया कौशल, ये तीन नाम होता है। ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें दिख तो नहीं रहा होगा साफ, लेकिन आप लोग देखने की कोशिश करिए, कैसे भी करके एडजस्ट करिए, लेकिन इसको पढ़िए, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, निश्चित ही ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पिछली बार इस पे कैसा क्वेश्चन पूछता था, मतलब पिछली बार कैसा क्वेश्चन पूछता था कि मूल्यांकन के संकेतक क्या क्या हैं, तीन दे के एक दूसरा डाल देता था, तो ये सारा याद करना पड़ता था। क्या पता आगे देखने को मिल जाए। और इस पे अब तो बेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग इसको पढ़िए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मूल्यांकन के संकेतक में आप एक अध्यापक हैं और आप अपने बच्चों को ले गए हैं चिड़ियाघर घुमाने के लिए। तो बच्चे चिड़ियाघर गए हैं घूमने के लिए, तो क्या क्या करते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां देखते हैं, अवलोकन करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर उस पे आते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ये सारी बातें क्या होती है, इसके अंतर्गत आती हैं। व्याख्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें क्या होती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। अवलोकन, यानी वही बात आ गई, ले गए हैं घुमाने के लिए तो उसको अवलोकन करते हैं, ठीक है। उसका वर्णन करते हैं, चित्र बनाते हैं, चित्र देखकर बताते हैं, तस्वीर के माध्यम से, तालिका के माध्यम से कि ये कौन सा पशु है, ये कौन सा जानवर है, ये सब बताते हैं। अगला क्या है, चर्चा करना, कुछ अपने दोस्तों से अपनी बातें शेयर करते हैं, कुछ उससे सुनते हैं, तो ये किस में आ जाता है, चर्चा करने में आ जाता है। अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, चित्र बनाना, हाव भाव से, सृजनात्मक, लेखक हाथों से कुछ बना करके कुछ सीखते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, मूल्यांकन के संकेतक में आ जाएगा। वहीं अगर हम व्याख्या की बात करें तो देखिएगा, व्याख्या को लेकर के एक कंफ्यूजन क्या होता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार व्याख्या शब्द क्या है, निगेटिव है। व्याख्या शब्द क्या है, निगेटिव है, लेकिन अगर मूल्यांकन के संकेतक की बात करें तो व्याख्या यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, एनसीएफ 2005 के अनुसार व्याख्या क्या है, निगेटिव शब्द है। जहां भी व्याख्या है उसको काट दीजिएगा, लेकिन अगर प्रश्न में मूल्यांकन के संकेतक दिया है, प्रोसेस स्किल दिया है, प्रक्रिया कौशल दिया है, तो उसमें अगर व्याख्या शब्द आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसको यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं आप ले गए हैं घुमाने के लिए, तो उसको बच्चा कुछ पूछ रहा है, तो व्याख्या के द्वारा ही तो बताएंगे, आप व्याख्या करेंगे कि हाँ ये है, ये जानवर ये है, यहां पाया जाता है, इसकी विशेषता ये है, या फिर कह देंगे कि नहीं ये जू है और इसमें तुम लोग जाओ घूमो, कुछ भी पूछना नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए व्याख्या यहां पे पॉजिटिव माना जाता है, ठीक। अगला है वर्गीकरण करना, एनालिसिस करना, प्रश्न करना, बच्चे प्रश्न करेंगे तो उसको भी आप व्याख्या के माध्यम से बताएंगे। विश्लेषण, पूर्व अनुभव, परिकल्पना, अंदाज, निष्कर्ष लगाना, ठीक है। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये इस पे हर शिफ्ट में अलग से इस पे क्वेश्चन पूछता है। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, अलग से इस पे क्वेश्चन पूछता है, बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। बस कीवर्ड पकड़ने की बात होती है, क्या कि न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ठीक है। कीवर्ड बस पकड़ लीजिएगा, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सहभागिता, आपकी सहभागिता उसमें कितनी है, ये सब इसमें होता है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक प्राणी उद्यान में, देखिए वही बात आ गई, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों
की खाने की आदतों, उनके देश, उनके बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। ठीक है, इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशल का विकास कर रही है। देखिए पूरा ऑप्शन पढ़िएगा, किसी एक ऑप्शन को पढ़ के जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन गलत हो जाता है। कभी कभी चौथा ऑप्शन सही रहता है और पहला में अधूरा रहता है। तो पूरा ऑप्शन पढ़िए। पहला क्या दिया है, अवलोकन। निश्चित ही बच्चा पहले अवलोकन करेगा। ठीक, प्रश्न पूछना, जो नहीं आएगा पूछेगा, उससे जानेगा। ठीक है, संवाद करेगा अपने में, प्रयोग करना। लेकिन यहां पे कोई प्रयोग की बात नहीं आ रही है, कोई प्रयोग की बात नहीं आ रही है, तो इसीलिए प्रयोग यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे प्रयोग की कहां बात आ रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण करना, मापन, मापन भी यहां पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, अवलोकन करना, प्रश्न करना, संवेदनशील, संवेदनशील देखिए शब्द आ गया, तो ये भी हो जाएगा। और संवाद करना, संवाद भी इसका हिस्सा है, संवाद के माध्यम से इसका सब पता लगाएंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथे में क्या है, प्रयोग आ गया लास्ट में, तो चौथा गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक ईबीएस की शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव में लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं। एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया है कि राजस्थान में लोग कैसे घर बनाते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसे बनाते हैं। जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदकर घर बनाते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। पूरा ऑप्शन पढ़िएगा, निश्चित ही आंसर कहेगा कि हाँ मैं ही आंसर हूं। ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़िए। अवलोकन तो यहां हो रहा है, और रिकॉर्डिंग की कोई बात नहीं की जा रही है, तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा गलत, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। विश्लेषण सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन और भी हम पढ़ेंगे आगे। प्रयोग, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए प्रयोग गलत हो जाएगा। तुलना करना और विश्लेषण, तो तुलना यहाँ पे हो रहा है, राजस्थान में कैसे घर होते हैं और मुंबई में कैसे घर होते हैं, दोनों के बीच तुलना हो रहा है, और विश्लेषण भी हो रहा है, एनालिसिस भी हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए ईबीएस की प्रकृति के बारे में जानते हैं, ईबीएस का नेचर के बारे में जानते हैं कि ईबीएस का नेचर कैसा होना चाहिए। देखिए ईबीएस का नेचर एकीकृत होता है, ये ध्यान रखिएगा, कीवर्ड एकीकृत होता है, यानी इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक बात जान लीजिए, एकीकृत का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है। जो कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईबीएस पढ़ाई जाती है, वो लैंग्वेज और भाषा जो गणित होती है, भाषा और जो गणित होती है, इसके माध्यम से ईबीएस सिखाया जाता है बच्चों को 1 और 2 की क्लासों में। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों को गिनती सिखाना है, 1 का ज्ञान उनको कराना है तो कोई कबूतर छाप देगा वहां पे, 2 का ज्ञान कराना है तो चिड़िया छाप देगा, 3 का ज्ञान कराता है 3 ठो सेव छाप देगा चित्र के माध्यम से। तो ये क्या होता है, ऐसे उनको क्या होता है, ज्ञान होता है पर्यावरण का। ठीक है, 1 और कक्षा 2 में। और तो वहीं 3, 4, 5 में क्या होता है कि अलग अलग से, जैसे साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, भूगोल का अलग, इतिहास का अलग, ऐसा उसमें बेस्ट किताब नहीं होता है, सब एक ही में होता है। ठीक है, 3, 4, 5 क्या होता है, सब एक ही में होता है। लैंग्वेज में देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्राइमरी क्लास के बच्चे अपना एनवायरमेंटल समग्र रूप से में देखते हैं, ना कि भागों में, तथा इससे जुड़े किसी भी सब्जेक्ट को
वही बात कह रहा है कि समग्र रूप से देखते हैं, न कि किसी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस का अलग, सोशल साइंस का अलग, ऐसे नहीं देखते, समग्र रूप से देखते हैं। और एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड में देखिए ईवीएस का एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज और मैथ में जोड़ के सिखाया जाता है उनको। ठीक, तो ये हो गया। अब आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, आइए देखते हैं। परिभाषा, देखिए परिभाषा क्या होता है, निगेटिव वर्ड है। प्राथमिक कक्षाओं में परिभाषा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रटकर, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग रटकर क्या है, निगेटिव वर्ड है। ये जितने भी निगेटिव वर्ड हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं इसको, तो निश्चित ही एग्जाम में आप किसी भी सेक्शन का पेडागोजी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, अगर निगेटिव वर्ड को आप जान ले रहे हैं तो बस ध्यान से सुनते रहिए। और जहां पे स्क्रीनशॉट लेने की बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए मैं किनारे खड़ा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। ठीक, और रट कर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवधारणा का विवरण, विवरण यहां पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं में कॉन्सेप्ट नहीं होता है। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का, यानी करके सीखने पर, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, तो खुद को व्यक्त करने का अवसर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए ईवीएस क्लास में क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चे वाद विवाद करेंगे तो अधिक से अधिक अपने में, बच्चे अगर एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, उनका सुन रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अधिक से अधिक वो जानकारी को कलेक्ट कर पाएंगे और वो अधिक से अधिक जान पाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अनुभवात्मक सीखना, यानी बच्चे अपनी, मान लीजिए मातृभाषा का प्रयोग करके अपने में वाद विवाद कर रहे हैं और अपने अनुभव के अनुसार, यानी घर पे वो कुत्ता देखे हैं, घर पे वो बिल्ली देखे हैं, घर पे वो आम का पेड़ देखे हैं, तो इसके माध्यम से क्या है कि इसके माध्यम से उनको जोड़ के सिखाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और तथ्य और सूचनाएं, तीसरा है कहानियां, तो कहानियों के द्वारा भी बच्चे क्या होते हैं, बहुत तेज किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनते हैं वो, तो कहानियां भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तथ्य एवं सूचनाएं, देखिए फैक्ट की बात नहीं करता है। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट छोटी कक्षाओं में निगेटिव माना जाता है, तो ये भी फैक्ट क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है, मतलब प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय है जिसमें इंटीग्रेटेड है, क्या है, आइए देखते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संपत्तियों एवं मुद्दों का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम एक ही ऑप्शन पे नहीं रहेंगे, हम पहले पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक, एक ही ऑप्शन को, पहले ये ऑप्शन, क्या पता इससे बेहतर कुछ आगे मिल जाए, इसीलिए पूरा ऑप्शन को पढ़िए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तियों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तियों एवं मुद्दों, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के संप्रत्तियों एवं मुद्दों, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन
चौथा में क्या कह रहा है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों को। देखिए इसमें सभी आ गया, विज्ञान भी आ गया, सामाजिक विज्ञान भी आ गया, पर्यावरण शिक्षा आ गया। तो ये क्या है, इनके संप्रत्य के मुद्दों को क्या होना चाहिए, कक्षाओं का, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन का विषय होना चाहिए, मतलब एक ही में होना चाहिए। ठीक है, एकीकृत होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ईवीएस का सीखना आधारित है, यानी ईवीएस किसके सीखना किस बेस पर है, किसके माध्यम से ईवीएस हम सीखते हैं। पहला ऑप्शन है सरल से जटिल के सिद्धांत पर। बिल्कुल ही प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस क्या होता है, सरल से जटिल की ओर सिखाया जाता है। ईवीएस ही नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट सरल से कठिन की ओर सिखाया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा, लेकिन पूरा ऑप्शन पढ़िए, जटिल से सरल गलत हो जाएगा, वैश्विक से स्थानीय नहीं, स्थानीय से वैश्विक होता है। मतलब अगर हमको ब्राजील के जंगलों के बारे में बताना है तो पहले बच्चे के स्थानीय घर, पेड़ पौधे, बाग बगीचों के बारे में बताएंगे, वहां के क्षेत्रीय जंगलों के बारे में बताएंगे, तब हम ले जाएंगे उसको ब्राजील के जंगलों में। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्थानीय से वैश्विक होता है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, मूर्त से जो चीजें वो देखे रहते हैं पहले उनको बताइए, फिर अमूर्त चीजों पर लेके जाइए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आकलन, यानी असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, असेसमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रचनात्मक और एक होता है योगात्मक। रचनात्मक और योगात्मक, इसका इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश वर्ड देखिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी में बदल के दे देगा लेकिन इंग्लिश वही रहता है। तो फॉर्मेटिव और सम्मेटिव, ठीक है, ये होता है रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक का क्या मतलब होता है कि रचनात्मक का ये मतलब होता है कि जो हम टीचिंग लर्निंग के दौरान हम सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसका आकलन क्या होता है, ये रचनात्मक आकलन होता है। और जो हम टीचिंग लर्निंग के दौरान करते हैं वो क्या होता है, रचनात्मक होता है। और जो टीचिंग लर्निंग के बाद करते हैं वो क्या होता है, योगात्मक होता है। तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक और योगात्मक। ठीक, इसके अंतर्गत इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। ये बहुत बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो इसका देखिएगा, इसमें क्या होता है, सीखने के लिए आकलन की बात करें तो ये क्या होता है, रचनात्मक होता है। यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान जिसका आकलन किया जाता है वो क्या होता है, सीखने के लिए आकलन होता है उस टीचिंग लर्निंग के दौरान। और वहीं सीखने का आकलन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये कैसा परीक्षा होता है, वो सीखने का आकलन होता है। यानी इंग्लिश में देखें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ मीन्स का, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इसमें ये उदाहरण आ जाएगा। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का आकलन, और असेसमेंट एज लर्निंग सीखने के रूप में आकलन। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं, टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है,
वो जो डायरी दिख रही है वैसी ही एक डायरी होती है और उसमें क्या होता है, बच्चे के समग्र रूप का उसमें वर्णन होता है, बच्चे का पूरा उसमें क्रियाक्रम चरित्र सब कुछ उसमें लिखा रहता है। एक टीचर के द्वारा सब कुछ उसका एनालिसिस करके लिखा रहता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा कहाँ से आया है, बच्चे का नेचर कैसा है, बच्चे का चरित्र कैसा है, बच्चे का नाम पिता, मतलब हर एक चीज इस डायरी में पोर्टफोलियो में उसका आकलन किया जाता है। और एक कक्षा पास आउट होने के बाद वह जैसे ही नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वो डायरी क्या होता है, नेक्स्ट उसके अध्यापक को, उसके टीचर को दे दिया जाता है एनालिसिस करने के लिए कि वो भी अध्यापक क्या हो, इस बच्चे के बारे में जान पाए कि ये बच्चा कैसा था, इसका नेचर कैसा था, इसका प्रकृति कैसा था। सारी बातें उस पोर्टफोलियो में लिखा रहता है, उस डायरी में लिखा रहता है। तो जहां पे सारी बातों के लिखने की बात आए तो वो वहां पे क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो हो जाता है। बच्चे के समग्र रूप का वर्णन की बात आए तो वो क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब आइए रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड देखिएगा, दो तरह का रिकॉर्ड होता है, दो तरह का रिकॉर्ड होता है। एक बच्चे के अगर व्यवहार के बारे में, बच्चे के स्किल क्या चाहता है, बच्चे के एटीट्यूड एप्टीट्यूड, मतलब हर एक चीज ये सब उसमें लिखा रहता है, तो वो कैसा रिकॉर्ड कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और वहीं केवल बच्चे के एकेडमिक रूप में उसका वर्णन किया जाए, अटेंडेंस के रूप में या फिर अचीवर्स के रूप में उसका वर्णन लिखा रहे, तो वो कैसा रिकॉर्ड होता है, वो कुमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। तो दो तरह का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। एक स्किल होता है, रेटिंग स्किल। जैसे रेटिंग स्किल का क्या मतलब होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि अब तो कोई भी आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस पर रेटिंग आता है कि कितना रेटिंग इसको दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट कैसा है, या कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उस पर भी रेटिंग मांगता है कि ये ऐप कैसा है, आप इस पर रेटिंग दीजिए। स्विगी या फिर जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो उस पर भी रेटिंग मांगता है कि कितना रेटिंग आप इसको देंगे। ठीक है, तो हर जगह रेटिंग का महत्व है। तो इसमें भी क्या होता है, एक रेटिंग स्केल होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को हम कितना रेटिंग दे रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, खाना बनाया हुआ है, मान लीजिए कि 5 नंबर है तो पहले से दूसरे पे जाएंगे तो वहां 5 नंबर, दूसरे से तीसरे जाएंगे 10 नंबर, नंबरों में विभाजित करके वो होता है। और फिर उसको दिया जाता है कि हाँ, इसको हम 25 नंबर में से 20 नंबर दे रहे हैं, यानी 4 रेटिंग दे रहे हैं इसको। यही क्या होता है, रेटिंग होता है। ठीक है, अगला है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स की अगर हम बात करें तो लिखित से मौखिक तक किसी भी तरह के स्टूडेंट के काम के सभी घटकों के अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। यह रूब्रिक्स क्या करता है, लिखित या मौखिक रूप में होता है। ठीक है, स्टूडेंट के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शक रूब्रिक्स कहलाती है। ठीक, उसमें बच्चे का पूरा सब कुछ होता है। ये भी एक असेसमेंट का टूल होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, असेसमेंट का टूल होता है। ठीक, यहां से इसको देख लीजिएगा, रूब्रिक्स। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे आप लोगों को क्वेश्चन भी मिलेगा, बस आप लोग सुनते रहिए बातों को। वहीं अगर हम चेकलिस्ट की बात करते हैं कि चेकलिस्ट क्या होता है, तो इस पे हाँ या ना टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों ने मेरी मैथ की पैडागोजी वाली क्लास देखी है, तो इसमें आप हाँ या ना के आंसर देंगे कि हाँ देखी है, नहीं देखी है। ठीक, दो ही तरह का इसमें आंसर होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर आंसर यस या नो में होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 8 विद्यार्थियों के एक समूह में 8 विद्यार्थियों के एक समूह में से प्रत्येक समूह में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। जो 8 बच्चों का समूह बनाया गया है, 5 समूह बनाया गया है, उन विद्यार्थियों ने एक नाटक प्रस्तुत किया। आप लोगों ने भी किया होगा, जब छोटे रहे होंगे तो प्राथमिक कक्षाओं में नाटक के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर नाटक किए होंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। किसके माध्यम से सर्वाधिक आकलन किया जा सकता है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या है। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? इसमें सिंगल बच्चे का आकलन किया जाता है, उसका समग्र डिटेल रहता है। तो पोर्टफोलियो यहां पे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्रदर्शन प्रस्तुति की जा रही है, तो वही बात यहां पे कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन का रूब्रिक्स किया जा रहा है। तो ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? सही है, लेकिन और भी ऑप्शन हम पढ़ेंगे। प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखिए आ गया, तो यहां पे किसी तरह का अवलोकन और रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। ये पेन पेपर परीक्षा थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है ये बताइएगा। तो फिर इसमें देखिए क्या कह रहा है कि न केवल सबसे अच्छा बल्कि समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य की गतिविधियों का। तो पोर्टफोलियो में क्या होता था, उसमें भी सभी प्रकार के कार्य विधियों का उसमें अवलोकन करके लिखा जाता था। तो पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है? राइट आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण है। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण क्या है ये बताना है। ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। देखिए मानचित्र से क्वेश्चन आता है, ऐसे दे देता है क्वेश्चन कि ये राज्य के किस दिशा में है, यानी कि केरल उत्तर प्रदेश के किस दिशा में है, ऐसे करके। तो मानचित्र देख के जरूर जाइएगा, कौन सा राज्य, कौन सी फेमस सिटी कहां पे है उसका ध्यान करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इस पे हर एक शिफ्ट में, हर एक बैच में 1 नंबर प्रस्तुति मतलब निश्चित होता है दिशा से। इससे मतलब ये निश्चित टॉपिक है कि इससे रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, तो इससे ध्यान दीजिएगा।
तो कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अगला वो ऑप्शन भी पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को अलग स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना। देखिए नहीं, ये क्या हो जाएगा, अलग स्तर में करके वार्षिक परीक्षा, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि आकलन करके उदाहरण इसका पूछ रहा है कि अध्ययन के सीखने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, पर्यावरण अध्ययन अवधारणा, यहां भी अर्धवार्षिक परीक्षा की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों, जब बच्चा की बात कर रहा है तो यहाँ अभिभावक कहां से आ गए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं बच्चे को कैसे सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है, कैसे बच्चा संवेदनशील बनता है। आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप शिक्षक बने तो आप बच्चों को संवेदनशील बनाएं, आप बच्चों को अपने बच्चों के तरीके ट्रीट करके उनको संवेदनशील बनाएं, यानी सेंसिटिव बनाएं। इंडिविजुअल डिफरेंट, यानी देखिए एनसीईआरटी की किताबों में ऐसे ऐसे चैप्टर डाले जाते हैं कि उसमें क्या हो, जेंडर का डिफरेंट ना हो, जेंडर का डिफरेंट बच्चों को मालूम चले कि जो बछेंद्री पाल वाला टॉपिक डाला गया था, चैप्टर डाला गया था, वो क्यों डाला गया था, कि कैसे वो पर्वत पे चढ़ी, क्या क्या उनको परेशानियां झेलनी पड़ी, ये सब बच्चा जाने कि कैसे कोई भी औरत, कोई भी लेडीज किसी लड़के से या फिर किसी जेंट्स से कम नहीं है, ये बच्चा, हर एक बच्चा जाने, और इसीलिए ऐसे चैप्टर डाले जाते हैं। कोई भी अमीर गरीब का ये तुलना न रहे, तो इसीलिए ऐसे चैप्टर डाले जाते हैं एनसीईआरटी की बुकों में, एनसीईआरटी नहीं लगभग सभी बुकों में तो यही दिया जाता है। कोई भी मतलब दिव्यांग के प्रति हीन भावना न रखे तो ऐसे भी डिफरेंट बताए जाते हैं, ऐसे संवेदनशील उसको बनाया जाता है बच्चों को। प्लांट के प्रति, वाटर के प्रति, एनिमल के प्रति, मतलब प्लांट की पेड़ पौधों के माध्यम से कि पेड़ पौधों का संरक्षण कैसे करते हैं, जल का संरक्षण कैसे करते हैं, कैसे अधिक से अधिक जल को बचा सकते हैं हम। एनिमल के माध्यम से कि पालतू जानवरों को कैसे पालते हैं और जानवरों पे रहम करना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, ये सब बातें उनको क्या होती हैं, संवेदनशील बनाती हैं। ठीक है, आइए इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भावनाओं को साझा करने के लिए, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईबीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। देखिए मतलब कि फीलिंग के बारे में, ईबीएस की फीलिंग के बारे में क्यों हमको सिखा रहे हैं, ये जानना चाह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईबीएस के इस पाठ को सिखाने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कि मतलब, और फिर वही बात कि बछेंद्री पाल वाला जो टॉपिक डाला गया है, क्यों ये डाला गया है, बच्चा ये जानना चाह रहा है। तो ऑप्शन के माध्यम से जो सबसे सटीक आंसर है वो हम देखेंगे। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला क्या दिया हुआ है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि क्या, कि समाज में रहने के लिए सबको जानना जरूरी है, कौन दिव्यांग है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये सारी बातें जानना जरूरी है, इसीलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, लेकिन अगला भी ऑप्शन हम पढ़ते हैं। हम हर समय में उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग है, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रॉपर ये दे दिया है कि कुछ दिव्यांग है। देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप में से कुछ लोग
बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं। अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम। यहाँ कुछ दे दिया है तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा, यहाँ पे इसकी बात ही नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईबीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार, प्राथमिक स्तर के ईबीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, ठीक, बनाया जाता है। संवेदनशील यानी सेंसिटिव बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। देखिएगा ऑप्शन, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, ऐसा चैप्टर एनसीईआरटी की बुकों में देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये भी सही है। जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, जात का भेदभाव एवं दहेज प्रथा ऐसा चैप्टर नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। और तीसरा है बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण उद्देश्य, पर्यावरण उद्देश्य आइए देखते हैं कि पर्यावरण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आइए समझते हैं। देखिए पर्यावरण का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे करके सीखने पर बल देते हैं। एनसीएफ क्या होता है, करके सीखने पर बल देता है। तो आइए एक एक पढ़ते हैं इसके माध्यम से। शिक्षा का केंद्र चाइल्ड सेंट्रेड होना चाहिए, मतलब बच्चों पर ये उसका मध्य होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या कि जिससे बच्चे को खुद खोज कर पता करने का अवसर मिले, ऐसा होना चाहिए पर्यावरण का उद्देश्य, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बच्चों में रटने की प्रवृत्ति कम हो। एनसीएफ 2005 भी क्या कहता है, रटने पर बल नहीं देता है। रटना क्या है, निगेटिव वर्ड है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या हो कि मतलब प्रैक्टिकल के द्वारा सीखें, क्रियाकलापों के द्वारा सीखें। ठीक है, ये क्या है, इस पे बल दिया जाता है। बच्चे जितना भ्रमण के माध्यम से सीख लेते हैं, जितना अपने करके सीख लेते हैं, बच्चों को रट के नहीं सिखाया जाता सकता है। वो परिभाषा तो रट के बता देंगे, लेकिन अगर उनसे कॉन्सेप्ट पूछने की बात आए तो वो क्या होता है, नहीं बता पाते हैं। जैसे वो एक मूवी है 3 इडियट में, तो आप लोग देखे होंगे 3 इडियट वाली कहानी, जो रणछोड़ दास होता है, जो ये होता है, तो उससे पूछा जाता है तो वो बता देता है परिभाषा, मशीन की परिभाषा, लेकिन परिभाषा नहीं, उसके माध्यम से ये मशीन का पूरे बारे में बता देता है कि ये पंखे में मशीन है, इसमें मशीन है, लेकिन जब वो उससे पूछा जाता है तो वो क्या होता है, परिभाषा ही बता देता है। ठीक, तो वही क्या होता है, रटने पे बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, परिभाषाओं, वर्णन आदि को स्थान नहीं दिया चाहिए। परिभाषा भी देखिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखने, प्रश्न करने तथा प्रयोग कर सकें। देखिए वही करके सीखने की बात आ गई, प्रयोग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, उनकी उत्सुकता को बढ़ाया जाए, ये क्या है, पर्यावरण का उद्देश्य है। ठीक, जैसे छोटी कक्षाओं में जो पर्यावरण का बुक डाला जाता है तो
बड़ी बड़ी हाथियों, मतलब किसी भी चीज का चित्र के माध्यम से, चित्र जरूर रहता है, रंग बिरंगे चित्र जरूर रहते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, बच्चा अट्रैक्टिव होता है और उसके माध्यम से बहुत तेज सीखता है। ठीक है, तो ये देखिएगा वही बात ये कर रहा है। ठीक, बच्चे को लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील बनाना, कि मतलब जेंडर इक्वलिटी जो होता है, जेंडर भी जो होता है, उनमें क्या होता है कि उनमें संवेदनशील बनाना, कि उसमें भेदभाव ना करें, कि ये लड़की है ये नहीं कर सकती है, ये लड़का है ये नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी भी बहुत जगह क्या होता है कि जेंडर का भेदभाव देखने को मिलता है, हमारे भी घर देखने को मिलता है। लेकिन क्या देखने को मिलता है, बात को सुनिएगा ध्यान से। हमारे घर देखने को ये मिलता है कि मेरे घर मेरी खुद की बहन जो है वो शुरू से बाहर रह के पढ़ी हैं, शुरू से बाहर रह के पढ़ी हैं, और हम घर के अंदर रह के पढ़े हैं, घर से आते जाते थे। वो बीएससी की हैं बाहर रह के, एमएससी की हैं बाहर रह के, पीएचडी की हैं बाहर रह के, तैयारी भी की है तो दिल्ली में जा करके, हम तैयारी किए तो यहीं अपने घर से तैयारी किए। तो ये भी जेंडर का देखने को मिलता है। उन लोग हमको समझते थे कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको जाने देते थे। ठीक है, तो ये भी जेंडर का वो है, इक्वलिटी है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर में पर्यावरण का क्या उद्देश्य है, तो आइए पढ़ते हैं। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि लैंगिक भेदभाव को संवेदनशील बनाना। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाएगा आंसर। लेकिन हम पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या होता है। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, नहीं। देखिए, व्यावसायिक विकल्प जो है ये भी निगेटिव वर्ड है, तो जहां भी ये आए कि बच्चे इसके लिए पढ़ रहे हैं, व्यावसायिक विकल्प के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाता है, निगेटिव वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के उद्देश्य कौन कौन से हैं। जो वर्तमान में पाठ्यचर्या है उसके ईबीएस के क्या क्या उद्देश्य हैं, यही पूछ रहा है। तो आइए समझते हैं। ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, यही उसका उद्देश्य है। लेकिन और भी ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक विकसित करना, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही हो जाएगा। पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। देखिए, आवास के रूप में एक समझ विकसित करना अन्य जीवंत के रूप में, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और चौथा क्या है, ईबीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। देखिए, शिक्षण शास्त्र की बात कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए और बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा हो सकता है। पर्यावरण का उद्देश्य, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य, वो भी प्राथमिक स्तर पर क्या हो सकता है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बिल्कुल सही बात है, बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ये भी क्या हो जाएगा, सही बात हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा कि बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना। बिल्कुल क्या है, सही बात है। देखिए बच्चा जितना ही प्रैक्टिकल करेगा, खोजबीन करेगा, तो उसके माध्यम से आप उससे कह दिए कि जाओ अपने आसपास के घर के आसपास 5 ऐसे पेड़ का नाम लिखो जो तुम्हारे घर के आसपास हो, तो वो खोजबीन करेगा कि कौन कौन सा पेड़ हमारे घर के पास है, आम है, अमरूद है, फलान है, ढिमकान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके माध्यम से बहुत तेज ऑब्जर्व करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि बच्चे को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। देखिए निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में नहीं देखा जाता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक, क्षेत्र भ्रमण। देखिए ईवीएस सीखने का सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है कि फील्ड ट्रिप माना जाता है, यानी क्षेत्र भ्रमण माना जाता है। ठीक है, जब आप बच्चे होंगे, छोटे रहे होंगे, प्राथमिक क्लासों में पढ़ रहे होंगे, तो आपका भी देखिए टूर जाता होगा। लेकिन अब ये क्या होता है, ले तो जाते हैं लोग लेकिन बहुत कम ले जाते हैं, और एक निश्चित उद्देश्य बना करके नहीं लेके जाते हैं कि बच्चे को हमको ये सिखाना है। बस ऐसे जो विंटर का मौसम आता है तो हाँ एक दिन ले गए, घुमा दिए, चिड़ियाघर घुमा दिए, नौका विहार घुमा दिए, ये घुमा दिए, वो घुमा दिए। जब आप लोग शिक्षक बनिएगा तो आप लोग अपने बच्चों को जो क्या है, जो स्कूल होगा उसके अगल बगल अगर आसपास कोई उद्यान है तो उसमें ले जाइएगा, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाने के, पेड़ पौधों को बताने की कोशिश करिएगा। कोई छोटा मोटा जंगल है या पे मतलब वहाँ पे खूब ज़्यादा पशु रहते हों तो वहाँ ले जाइएगा, वहाँ बच्चों को सिखाने की कोशिश करिएगा। ठीक, इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत तेज ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। ठीक, आइए पढ़ते हैं। ईवीएस को सीखने का सबसे अच्छा रिसोर्स क्या माना गया है, क्षेत्र भ्रमण माना गया है। प्री प्लानिंग पूर्व योजना के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, ये क्या होता है, क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य होता है। ठीक है, ईवीएस की पढ़ाई को क्लास के बाहर भी जोड़ा गया है ताकि एक्टिविटीज के द्वारा बच्चा अवलोकन क्षमता के लिए, देखिए केवल जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसी का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, बाहर भ्रमण करवा के बाहरी क्षेत्रों का ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए, बाहरी ज्ञान से बच्चों को जोड़ना चाहिए। ये क्या है, एनसीएफ 2005 भी यही मानता है, उसका उद्देश्य है ये। ठीक है, बाग बगीचे तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है, इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशल का भी विकास होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन माना गया है, तो क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा संसाधन माना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का प्रयोग कर सकता है। ठीक, ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमणों के माध्यम से शिक्षक का उपयोग, किसका उपयोग कर सकता है। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। संरचनात्मक कार्य पत्रक, बिल्कुल सही बात है, संरचनात्मक कार्य पत्रक
वर्कशीट। असंरचनात्मक कार्यपत्रक, जब संरचनात्मक हो गया तो असंरचनात्मक क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, बिल्कुल निर्देश दिया जाना चाहिए भ्रमण के लिए कि ये हम ले चल रहे हैं तुमको, तो ऐसा ऐसा करना है, ये नहीं करना है कि साथ छुड़ा के भाग जाना है अकेले कि हम इधर से देखेंगे अभी तुम लोग इधर से देखो, नहीं, कोई निर्देश उसका जारी होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या है, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। बच्चों का समूह बना दीजिए, उनका नेता बना दीजिए कि देखो ये इतने बच्चे हैं तुम्हारे अंडर में रहेंगे और देखो ये कहीं जाने ना पाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक, तो बी क्या है, गलत है, यानी ए सी डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। सलीम कोई शिक्षक है, देखिए टेट, सी टेट, सुपर टेट ये सब पास करके, पता नहीं केबीएस वाला शिक्षक बना है कि सुपर टेट पास करके शिक्षक बना है। तो सलीम एक क्या है, शिक्षक है, शिक्षक बना है और वो चाहता है कि जल के बारे में भ्रमण के द्वारा विद्यार्थी को कुछ बताना। तो सब इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी, बच्चों को बताने के लिए कौन सी जगह उचित रहेगी, किस जगह पे ले जाएगा तो वो अच्छे से उनको बता पाएगा, यही बात इसमें कह रहा है। ये है जल संचय यंत्र, जल संचय यंत्र जहां पे होता है वहां लेके जाएगा तो वो अच्छे से बता पाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। जोहड़, जोहड़ क्या होता है, गांव में देखने को मिलता था, पहले देखने को मिलता है, अब नहीं देखने को मिलता है। जोहड़, वो पानी इकट्ठा वहां पे किया जाता था तो वो होता है। बावड़ी, बावड़ी अभी भी उधर चले जाइए, मुंबई के बैकवर्ड इलाकों में चले जाइए तो बावड़ी देखने को मिलता है। बावड़ी एक दो तरह का होता है, जैसे एक होता है कि कुएं टाइप का होता है और रात भर में उसमें पानी क्या होता है, आ जाता है उस बावड़ी में, तो लोग क्या करते हैं, डिब्बा फेंक के उसमें रस्सी बांध के उसको निकालते हैं। और एक सीढ़ी नुमा बनाया रहता है, सीढ़ी नुमा भी, जैसे वो कुआं टाइप का होता है, सीढ़ी नुमा बना करके उसमें से जाते हैं लोग, निकाल के लेके आते हैं। ठीक, वो बावड़ी होता है। खेजड़ी, खेजड़ी क्या है, एक वृक्ष है जो कि राजस्थान मतलब मरुस्थल में पाया जाता है, खेजड़ी का वृक्ष है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ईबीएस का शिक्षक कैसा होना चाहिए। आइए जानते हैं कि ईबीएस का शिक्षक कैसा होना चाहिए। आप ईबीएस के शिक्षक बनेंगे तो कैसा शिक्षक बनेंगे, एक बात जान लीजिए, ईबीएस के शिक्षक का, ईबीएस के नहीं, किसी भी विषय के शिक्षक का प्राथमिक विद्यालय में अगर आप शिक्षक बन रहे हो तो आप एक बात समझिए कि कैसे शिक्षक आपको बनना है। एक बात जानिए कि ऐसा शिक्षक बनना है कि बच्चों को अपना बच्चा मानना है। आपकी भी कभी शादी होगी, आपके भी कभी बच्चे होंगे, तो आप जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उसको कोई चीज वो प्रश्न करता है तो बताते हैं, खूब प्यार से बताते हैं, एक बार नहीं 10 बार बताते हैं, तो वैसे सेम ही विद्यालय में उन बच्चों के प्रति भी आपका व्यवहार होना चाहिए कि आपका व्यवहार जैसे अपने बच्चे के प्रति है वैसे सेम व्यवहार उन बच्चों के प्रति भी होना चाहिए। तो वही ईबीएस के शिक्षक का एक बहुत ही अच्छा, ईबीएस के ही नहीं प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक का एक गुण माना जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। बच्चों को महत्व देना, जैसे आप अपने बच्चों को महत्व दे रहे हैं वैसे सेम ही प्रोसेस यहाँ पे इन बच्चों को देना है कि मतलब वो एक बार नहीं 10 बार प्रश्न पूछ रहे हैं तो मार के डांट के बिठाना नहीं है, उनको क्या करना है, प्यार से समझाना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार भी समझाना पड़े तो उनको समझाना है, बताना है
और जब तक उनको क्लियर नहीं हो जाता तब तक बताना है, वो भी प्यार से बताना है। ठीक है, जेंडर वाइज नहीं करना है, मतलब कि हम लड़कों को बताएंगे लड़कियों को नहीं बताएंगे, या फिर महिलाएं हैं शिक्षक बन गई हैं जो, तो कि हम लड़कियों को बताएंगे लड़कों को नहीं बताएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कि मतलब हम जो तेज बच्चे हैं उनको बताएंगे, जो कमजोर हैं उनको नहीं बताएंगे, जो सही सलामत है उनको बताएंगे, जो दिव्यांग है उनको नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गुण होता है शिक्षक का। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक क्लास का माहौल बनाए रखना, यानी कि ये नहीं कि अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो बच्चों को डंडा लेकर जाएं और बच्चों को क्या करें, बिल्कुल शांत रहने को कहें कि एकदम शोर नहीं आना चाहिए, जो मैं यहाँ से बोलूं वही केवल सुन लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो और चले जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा खुल के रह पाएंगे। उन्हें डरा कर, धमका कर, मार कर नहीं रखना है। ये क्या है, शिक्षक का एक गुण है। ठीक है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना कि बच्चे करके सीख पाएं, उनको अवसर ये देना कि वो प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछें और हम अपने उत्तर से उनको संतुष्ट करें। उनको जो क्लियर नहीं हो रहा है उनको क्लियर कराएं। बार बार अगर वो किसी भी प्रकार का संकोच करते हैं तो आपका ये निश्चित दायित्व तो बनता है कि आप कैसे उनको प्रेरित कर रहे हैं कि क्वेश्चन आप पूछें, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछें। ये क्या होता है, शिक्षक का गुण होता है कि अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे हिचकिचाते हैं कि हम पूछें कि ना पूछें, तो आप ऐसा कार्य करिए कि बच्चे अपने आप पूछें कि हम पूछेंगे क्वेश्चन तो ये मारेंगे नहीं, ये डांटेंगे नहीं। ठीक है, ये नहीं कि कोई एक बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक बार बता दिए और फिर वही क्वेश्चन कोई दूसरा पूछ रहा है या वही पूछ रहा है बच्चा तो मार के डांट के बिठा दिए। पहले तो हम लोगों को यही होता था बचपन में, हम जब पढ़ते थे तो राज साहब क्या करते थे कि एक बार पूछ लिया नहीं आया तो दोबारा पूछने पर मरबो करते थे, गाल लाल कर देते थे, गाल लाल कर देते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड कैरिकुलम का निर्माण करना, तो ये भी होना चाहिए। आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट क्वेश्चन इस पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है। पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, जो सबसे सही है, देखिए सर्वश्रेष्ठ लिखा है, जो सबसे सही है, सटीक है, वही आंसर देना है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। उन्हें वस्तुओं को पुनः उपयोग, पुनः चक्रण में लाने को कहना। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। उन्हें नए संसाधन विकसित करने को कहना। ये देखिए गलत है, नए संसाधन विकसित करना। उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ को देखभाल करता बनाकर, उन्हें ये कहकर कि जो तुम्हारे आसपास पेड़ पौधे हैं या फिर जो तुम पेड़ पौधा लगाए हो उसका संरक्षण करो, उसका देखभाल करो। ये क्या है, सबसे अच्छा तरीका है पर्यावरण अध्यापक का, उसको संरक्षक कैसे बनाए विद्यार्थी को ये बता करके कि तुम उसका संरक्षण करोगे तो तुम समझ पाओगे कि कितनी मेहनत से कितना उसके लिए कार्य करना पड़ता है एक पेड़ के संरक्षण में। तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट तरीका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट आंसर है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, तो शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये शिक्षक की डायरी वाला क्या कॉन्सेप्ट है कि अब तो लगभग सभी राज्यों में ऐसा कर दिया है, होने वाला है, जिस राज्य में नहीं हुआ है कि शिक्षक की एक डायरी होती है और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उसमें बच्चों की एक्टिविटी, क्रियाकलाप, इन सभी का उसमें डाटा रहता है और लिखा जाता है कि ये बच्चे कैसे हैं, ये क्या है, ये
कैसा है वो सब कुछ डाटा उसमें दर्ज रहता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा कैसे किया जाता है। ऑप्शन आइए पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। किस लिए डायरी का उपयोग किया जाता है? इसी के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम एवं रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। लेकिन हम अदर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। बच्चे के सीखने के प्रगति रिपोर्ट को विकसित करने के लिए, नहीं ये सब नहीं है। तीसरा है बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, ये भी कुछ नहीं है कि हमको प्रूफ देना है इसके लिए डायरी मेंटेन करें, ये भी गलत हो जाएगा। स्कूल का रिकॉर्ड, ये भी नहीं है, स्कूल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस के टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। देखिए, पाठ्यचर्या का निर्माण करके ही हम बालक को ईबीएस पढ़ा सकते हैं, कि मतलब उसके घरेलू चीजों से उसको जोड़ करके, उसके घरेलू वातावरण से उसको जोड़ करके ऐसे ही पर्यावरण हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या का पालन करवाएंगे तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि बच्चों को बाहरी चीजों से जोड़ें, बच्चे को केवल किताबी ज्ञान न दें। तो इसीलिए पालन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसीलिए गलत है। ठीक है, अदर ऑप्शन भी सब गलत है। 22 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। बोलते बोलते गला सूख जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रही होगी तो क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्लास को अन्य ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने टेलीग्राम ग्रुपों में, अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में, जहां भी आप हों, जो भी छात्र आप लोगों के साथी सहपाठी हैं, टेट सी टेट यानी शिक्षक लाइन से संबंधित ये सब क्वेश्चन, अब तो केबीएस में भी यही पैडागोजी वाला सेक्शन है, तो केबीएस वालों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, तो वो भी इसके लिए देख सकते हैं। तो आप लोगों के साथी जितने भी हैं आप उनको कह दीजिए कि यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, उनको सेंड कर दीजिए क्लासेस। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रही हो, लग रहा हो कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया है, तो आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती हैं। ठीक, वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। आइए पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो क्या आकलन कर पाएंगी? सामाजिक विशेषताओं का, गुणों का नहीं कर पाएंगी। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। चर्चा द्वारा, बिल्कुल सही है। चर्चा के द्वारा क्या हो जाएगा? छात्रों के परस्पर संबंध जो हैं, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास निश्चित रूप से बढ़ पाएगा जब बच्चे आपस में चर्चा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है सामूहिक क्रियाकलाप के द्वारा। बच्चे क्लास में हैं, उनसे एक्टिविटी कराया जाए, करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। तो क्रियाकलाप जहां भी रहे तो ये क्या होता है? सही होता है। तो इसीलिए
सी भी सही है। मौखिक प्रश्नोत्तर, चाहे लिखित प्रश्नोत्तर हो चाहे मौखिक प्रश्नोत्तर हो। देखिए क्लास में क्या होता है, अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं छोटी कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में तो ये सही माना जाता है, लेकिन बच्चे क्लास में डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। आप अपनी ये देखे होंगे, टीचिंग के दौरान देखे होंगे कि अगर आप मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कहीं हमसे ना पूछ लें, कहीं हमसे ना पूछ लें, छुपते फिरते हैं। तो ये भी क्या होता है, गलत होता है। यानी बी और सी क्या है, सही है। तो बी और सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 की मार्गदर्शन के सिद्धांत क्या क्या हैं। आइए पढ़ते हैं। ज्ञान को स्कूली बाहरी जीवन से जोड़ना। अभी हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि बाहरी जीवन से जोड़ना, ये क्या एनसीएफ 2005 इसकी बात करता है। ठीक है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, रटने पर बल नहीं देना है, बच्चे को क्रियाकलाप के द्वारा सिखाना है, भ्रमण के द्वारा सिखाना है, परिभाषाएं रट रट के याद नहीं करवाना है बच्चों को। तो रटने पर बल देना क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, मतलब केवल पुस्तकों का ही ज्ञान न दिया जाए, बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, भ्रमण के माध्यम से उसको सिखाया जाए। अगर उसमें पेड़ दिया है, आम के पेड़ दिया है, तो बच्चे को उसके घर के बगल आम का पेड़ जो लगा है इसके माध्यम से सिखाया जाए, पेड़ की विशेषताएं बताई जाए। ठीक है, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना, परीक्षा को क्या है, अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। अब केवल कॉन्सेप्चुअल नहीं प्रश्न आएंगे, मतलब कि केवल आप रट के जा रहे हैं, अब छोटी ही कक्षाओं में नहीं बल्कि बड़ी भी कक्षाओं में केवल रट के जा रहे हैं और वही लिख दे रहे हैं, वही प्रश्न आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 60 नंबर आपके क्वेश्चन से रह रहा है और 40 नंबर बाहरी एक्टिविटी रह रहा है, प्रोजेक्ट पे रह रहा है, असाइनमेंट पे रह रहा है, ऐसे रह रहा है। तो आप इस पे निश्चित रहिए कि सब कुछ पाठ्य पुस्तक से आएगा, चाहे छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो। ठीक है, और छोटी कक्षाओं में बच्चों को फेल नहीं करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पेपर सरल से सरल बनाना है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ठीक है, यानी ये नहीं कि पढ़ा के भेज रहे हैं और लगे बच्चा समाज में दंगा फसाद करने, तो ऐसा भी नहीं है। यही बात एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश है। देखिए क्या है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, सीमाओं में उसको बांधना नहीं है कि तुमको यहीं तक सीखना है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित नहीं लिखा है, हतोत्साहित लिखा है, यानी रट के सीखने पर बल नहीं देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं देना है, बाहरी ज्ञान भी बच्चों को देना, बाहरी ज्ञान जोड़ के उसको पढ़ाना है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। स्कूल में बच्चों के जीवन को
स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये भी क्या है, सही है। यानी बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है, बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। पहला है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना, बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण से ज्ञान और कौशल बच्चों में विकसित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चा एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करता है तो उसके माध्यम से और भी ज्यादा वो जान पाता है। ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है, ये गलत है। केवल जानकारी प्राप्त करना, ये वो भी प्रेषित की जा रही, ये क्या है, गलत है। अगला क्या है, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना। ठीक, बच्चा कैसे सक्रिय होकर के ज्ञान का निर्माण करता है, ये क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। देखिए निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव का भाई निगेटिव, तो 26 का ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है, विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, ये बिल्कुल सही बात है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों के परे हो, मतलब रटन पे आधारित न हो, बिल्कुल सही बात है। परीक्षा को आसान बनाना। अगला है पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, बाहरी ज्ञान से जोड़ना चौथा कह रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि ईवीएस का क्लासरूम कैसा होना चाहिए। ईवीएस का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, बताइए कैसा होना चाहिए। पढ़ते हैं, लोकतांत्रिक होना चाहिए, मतलब फिर वही बात हो गई, वही बात यहाँ पे आ गई कि क्या बच्चे को डरा कर सहमा कर नहीं रखना है, डंडा लेकर कि मतलब कि बच्चे को डरा कर सहमा के रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बीच डिबेट्स कराएं, वाद विवाद कराएं, ऐसा होना चाहिए। पिक्चर के माध्यम से सिखाना, ऐसा होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मानी क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, ऐसा ईवीएस का क्लास होना चाहिए। कहानियों के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ऐसा होना चाहिए। बच्चे प्रश्न के माध्यम से एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, तो ऐसा माहौल होना चाहिए क्लास का कि प्रश्न आसानी से कर सकें। पीयर लर्निंग के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से प्रश्न करके, एक दूसरे से संवाद करके, तो ऐसा होना चाहिए क्लास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, किसको कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद को, वाद विवाद के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, ये सही है। चित्र पाठन के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ये भी सही है। कहानियों कथा से बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं, ये भी सही है। क्या गलत है कि विवरण के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बच्चे उतना अच्छे से नहीं सीख पाते हैं छोटी कक्षाओं में, तो ये क्या है, गलत है। ये
नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कहानियों के माध्यम से ईबीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए ऑप्शन के माध्यम से हम जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों में ऐसी कहानियां नहीं होनी चाहिए कि वो गलतफहमी फैलाए बच्चों में, जैसे जिससे बच्चे क्या हो, निगेटिविटी उनके बीच बढ़े, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी सही बात है। कोई ऐसा पाठ नहीं होना चाहिए जिसमें जाति विशेष की बात की गई हो, जिसमें धर्म की बात की गई हो, जिसमें लिंग की बात हो, मतलब समानता की बात करता हो, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक लिंग का बढ़ावा दिया जा रहा हो, जैसे पुरुष का बढ़ावा दिया जा रहा हो, स्त्री को निग्लेक्ट किया जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कहानियां होनी चाहिए जैसे बछेंद्री पाल वाली कहानियां थी, ठीक, ऐसी होनी चाहिए। कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। ये देखिएगा, मजेदार मनोरंजक क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, मतलब कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को घरेलू चीजें उसमें सम्मिलित हों, इससे वो बच्चा क्या होता है, अपने पे लेके वो सोचता है, सीखता है, समझता है। ठीक, यानी ए बी डिविलियर्स, ए बी डी क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने ईबीएस के शिक्षक के बारे में पढ़ लिया, ईबीएस के क्लासरूम के बारे में पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं ईबीएस का बुक कैसा होना चाहिए, ईबीएस के बुक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ये भी हम लोग जान लेते हैं। ईबीएस के बुक की प्रकृति किसी लिंग, जाति, धर्म पे आधारित नहीं होना चाहिए और ईबीएस की बुक अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए, अप्रासंगिक नहीं होनी चाहिए, मतलब पतली होनी चाहिए और मतलब देखने में अच्छी लगे, आकर्षक लगे, ऐसी बुक होनी चाहिए। कीमत की बात यहाँ पे नहीं की गई है कि ज़्यादा महंगा हो या सस्ता हो, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कीमत जो भी हो इसकी बात नहीं की गई है ईबीएस के बुक में। ठीक, तो इसको देखिएगा। ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी सीख पाते हैं। सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होता है ईबीएस का बुक। ठीक, बच्चों के स्तर पे होने चाहिए, यानी बच्चा अगर 3 में पढ़ रहा है तो उसके ही अकॉर्डिंग ईबीएस की बुक होनी चाहिए। ईबीएस की ही नहीं, किसी भी बुक उसके स्तर पे होनी चाहिए। किसी भी विषय का बुक होता है उसके स्तर पे होना चाहिए। ये नहीं 3 में पढ़ रहा है और 6 की बुक ला के दे दी और वो समझ लेगा, पढ़ लेगा, वो गलत माना जाता है। ऐसी बुक होनी चाहिए। तो बुक की प्रकृति हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है ईबीएस के बुक के बारे में। ईबीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होती हैं। देखिए, जैसे ये समृद्ध वर्ड लिखा गया है, ऐसे ही आप लोगों को
एग्जाम में भी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा, ऐसे एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के देखने को मिलेगा। तो ऐसे आदत बना लीजिए। आप लोग टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताइए। ज्यादा से ज्यादा आप लोग टेस्ट दीजिए। देखिए थ्योरी पढ़ना अलग होता है, उस पर क्वेश्चन करना अलग होता है, इसीलिए मैं थ्योरी भी लेकर के आया हूं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं कि कैसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लैंग्वेज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही बात है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं, बिल्कुल सही बात है। ईबीएस की पाठ्यपुस्तक ऐसी ही होनी चाहिए कि मतलब आम का पेड़ दिया है, उसकी विशेषता दिया है, उसके बारे में बताया है, तो बच्चा उसके बारे में जान रहा है पहले से, उसके घर के अगल बगल, उसके आस पड़ोस में आम का पेड़ है तो पहले से परिचित है, तो उसका वो अनुभव से वो और अधिक उसके बारे में सीख पाएगा, जान पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। डी है, वे शिक्षक के लिए ईबीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान, देखिए शिक्षक को आसान काम नहीं देना है। शिक्षक बैठ के 50-60 हजार रुपया महीना पा रहा है, तो शिक्षक से ज्यादा काम लीजिए, आसान काम नहीं देना है। क्यों पा रहा है 50,000-60 हजार, आप भी जब शिक्षक बनिएगा तो आप भी पाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जहां भी अगर शिक्षक को आराम की बात देने की बात की गई हो, आसान देने की बात की गई हो, तो वो वर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। केवल निगेटिव वर्ड देखते जाइए। बाद में एक लास्ट में क्लास लेके आऊंगा निगेटिव वर्ड वाला ही, जिससे की वर्ड वाला, जिससे क्या होगा कि आप लोग बहुत ही आसानी से ऑप्शन को निगलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। जो आप लोगों को नहीं भी आ रहा हो क्वेश्चन, तो ऑप्शन निगलेक्ट करके आप उसके आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसी मैं एक क्लास आप लोगों के लिए ले करके आऊंगा, ठीक है। तो यहां से इसको देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ABC सही है, डी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि एक ईबीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों के चयन में किन मानदंडों के सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। अगर आप ईबीएस के शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि उसके पाठ्यपुस्तक का चयन करना, तो किनको आप सही मानेंगे, यही बात इसमें कही जा रही है। देखिएगा, पाठ्यपुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि कोई एक लिंग पे आधारित नहीं होना चाहिए पाठ्यपुस्तक, कोई एक जाति पे नहीं होनी चाहिए, कोई एक धर्म पे नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा मानदंड उसका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यपुस्तक भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। देखिए मानक भाषा क्या होता है, गलत होता है, इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक की कीमत और पतली होनी चाहिए। देखिए कीमत की बात मैंने पहले भी बताया, कीमत की बात इसमें नहीं की गई है। पतली की बात जरूर की गई है, लेकिन कीमत की बात नहीं की गई है, इसीलिए ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, पाठ्यपुस्तक सचित्र यानी चित्र के अनुसार होनी चाहिए, चित्र के साथ होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ए और डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, जो सबसे अच्छी विशेषता है। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन है, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। देखिए नहीं, छोटी कक्षाओं में एक ही बार बच्चे के ऊपर प्रेशर दे देना ये अच्छी बात नहीं है, ये इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, हमारा गलत आंसर है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर
ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। देखिए रूढ़िवादी शब्द क्या आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रटने के द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया हो। देखिए ये वो बात वही कह रहा है कि रटने पर बल नहीं दिया गया हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसी विशेषता होना चाहिए। तो बिना सोचे समझे इसको क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं वास्तविक घटनाएं? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये क्या कह रहा है, वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, बिल्कुल ही। इसीलिए जब वास्तविक घटनाएं होती हैं, बछेंद्री पाल वाली घटना क्यों दी गई है पुस्तक में, क्यों एपीजे अब्दुल कलाम वाली बातें की गई हैं पुस्तक में, एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तकों में, ताकि वास्तविक घटनाओं के माध्यम से बच्चा सीख सके, जान सके, समझ सके, सोच सके। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या है, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। फिर वही बात आ गया जो मैंने पीछे बताया कि आम का पेड़ की विशेषता बताना है तो बच्चे को उसके अगल बगल आम का पेड़ है तो उससे जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए उस पाठ्य पुस्तक। और डी क्या कह रहा है, शिक्षक आसानी से, फिर शिक्षक आसान काम दे रहा है तो ये क्या है, ये गलत है। शिक्षक को आसान काम नहीं देना है, ठीक, शिक्षक रगड़ के उसका भूसा छोड़ा देना है और ज्यादा से ज्यादा उसको काम लेना है। क्यों वो 50,000 60,000 रुपया महीना कमा रहा है, बच्चे को ज्ञान दे सके, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझा सके प्यार दुलार से, ये नहीं कि मार पीट के, नहीं वो गलत हो जाएगा। तो शिक्षक को आसान काम नहीं देना है। कमेंट करके ये बताइए कि जब आप शिक्षक बनेंगे तो क्या आप आसान काम लेना पसंद करेंगे, आसानी से आराम चाहेंगे, जाके कुर्सी तोड़ेंगे प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे? तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन बढ़िया से पढ़ाएगा, कमेंट करिए। पहले तो जब नए नए लोग शिक्षक बने रहते हैं तब जब जाते हैं तो बड़ी एक्टिविटी उनके अंदर रहती है कि यार मैं 1 ही 2 महीने में बच्चों को ये सिखा दूंगा, वो सिखा दूंगा, ऐसे बना दूंगा, तेजू खाव बना दूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो पुरनको अध्यापक रहते हैं, नए नए आए हैं, देखते हैं कितने दिन तक, तो वो भी क्या, नया शिक्षक जो रहता है वो भी उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। जैसे आप लोग भी जब नए नए शिक्षक बन के जाएंगे तो बड़ी एक्टिविटी रहेगी कि बच्चे को हम बना देंगे, आईएएस बना देंगे, पीसीएस बना देंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे आप भी पुराने शिक्षकों की तरह ढल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। एक कुशल और एक्टिविटी पूर्ण शिक्षक बनिएगा, ठीक। तो यहाँ पे डी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी सी क्या है, सही है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स। आइए क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या कह रहा है। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है, यही आप बताइए। यह सस्ता है, देखो सस्ता महंगा की तो बातें नहीं की गई है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति से क्या मतलब होता है, यह भी गलत हो जाएगा। यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, बिल्कुल ही सही बात है। अनुभव से बच्चे को आम का पेड़ का अनुभव है, किताब में भी आम का पेड़ देखेगा तो उससे रिलेट कर पाएगा, तो जल्दी से उसको ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए
पर्यावरण में चीजों को पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पारस्परिक निर्भरता क्या होता है? पारस्परिक निर्भरता का अर्थ ये हुआ कि एक दूसरे पर निर्भर होना, एक दूसरे पर निर्भर होना। जैसे पिछले साल क्वेश्चन ये पूछा था कि उसमें ऑप्शन था नाई, तो नाई इसमें पारस्परिक निर्भरता में वो सही है। क्यों? क्योंकि हमारा बाल बढ़ जाता है तो हम नाई के पास जाते हैं कटवाने के लिए, हमारी भी आवश्यकता है और उसकी भी आवश्यकता है कि जब वह बाल काटेगा तो उसको पैसा मिलेगा जिससे वो जीविकोपार्जन कर पाएगा। तो ये एक दूसरे पर हम क्या हैं? निर्भर हैं। हमारा बाल बढ़ेगा तो हम नाई के पास जाएंगे और नाई बाल काटेगा तो उसको पैसा मिलेगा। ये क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है, पारस्परिक निर्भरता इसी को कहते हैं। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। यातायात संकेत, यातायात यानी ट्रैफिक जो सिग्नल है, इससे क्या वो सिग्नल दे रहा है आप रुक जा रहे हैं, इससे देखिए पारस्परिक निर्भरता नहीं दिखाई दे रही है। चाय की दुकान, हमें चाय की तलब है, हम चाय पीते हैं तो हम चाय की दुकान पे जाएंगे, तो चाय की दुकान पे जाएंगे, चाय पिएंगे तो हमारी तलब बुझेगी और चाय पीने के बाद उसको पैसा देंगे तो उसको पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए वो चाय बेच रहा है। तो इससे क्या होगी? उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। कि उधार लगा देंगे, हाँ उधार भी लगा देंगे तो कभी ना कभी तो देवे करेंगे। तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या है? पारस्परिक निर्भरता के परिप्रेक्ष्य में ये सही है। परित्यक्त तालाब ये भी गलत है। सीवेज नाली ये भी गलत है, ऑप्शन है। आइए अगला देखते हैं प्रामाणिक कार्य। प्रामाणिक कार्य क्या होता है? क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं प्रामाणिक कार्य क्या होता है। क्लास लंबी हो गई हो तो इसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन लगभग 40 क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, बिल्कुल ही पूरा 15 नंबर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? आइए समझते हैं ऑप्शन के माध्यम से। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजरों में लाए जाने को दर्शाने को कहना, इससे क्या होगा? ये प्रामाणिक कार्य के अंतर्गत ये नहीं आएगा। धान की कटाई और बाजरे लाए जाने के ये प्रामाणिक कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाए जाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। बच्चा जब किसी चीज का विद्यालय के भवन का चक्कर लगाएगा तो कोई चीज देख पाएगा, कोई चीज नहीं देख पाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। अब देखिए फिर से वही बात आ गई, करके सीखना। करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। तो बच्चा जब किसी भी चीज को, मान लीजिए कि ये पेन है और इसके स्टैंड की बात की जाए, इसका स्टैंड ऐसे कुछ बच्चा बनाएगा, ये भी देखिए एक बच्चा ही बनाया है, तो ऐसे कुछ स्टैंड बच्चा बनाएगा तो उसकी एक्टिविटी आएगी सामने। ठीक, बच्चे करके सीखेंगे क्या क्या इसमें प्रयोग हो रहा है, कैसे हम इसको और अच्छा से अच्छा बना सकें, तो इसके माध्यम से वो और अच्छे से जान पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करने अपने घर के लिए मेजपोश। देखिए नहीं, दोबारा पेंट करने की बात कह रहा है, ये तो पहले से ही पेंट है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? इसकी बात कर रहा है कि क्या नहीं होगा। वास्तविक जीवन की घटनाएं
ये बिल्कुल होगा। वास्तविक जीवन की घटनाएं जो होती हैं वो प्रभावशाली होती हैं, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। समुदाय सदस्य, ये भी समुदाय का सदस्य यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बच्चा बहुत तेज सीखता है, ये भी सही है। बच्चों में समाज के माध्यम से ज्ञान की रचना होती है, तो ये भी सही है। कक्षा की चार दीवारी, कक्षा की क्लास, ये मान लीजिए क्लास है, उस चार दीवारी से क्या सीखेगा बच्चा? बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा चार दीवारी से, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग, मतलब कि बच्चा जिसको पहले से जान रहा है, समझ रहा है, उसका उपयोग कर पा रहा है, तो ये क्या है? सही है, यानी एबी डिविलियर्स। ऑप्शन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए और 37 को पढ़ के देखिए कि आंसर क्या होता है। ज्यादा नहीं बचा है, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये बताना है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करना, मतलब एक साथ 10 लड़कों को भोजन करा दीजिए और देखिए कि किसका भोजन पहले पच जाता है, किसका बाद में पचता है। ये क्या है? ये गलत ऑप्शन है। दूसरा है, कक्षा में विभिन्न स्थान पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना। कक्षा में नहीं, घर पे रखेंगे तो माता मरबो करेंगी, मम्मी जो होंगी कि जगह कहेंगे पगला गया है, नौकरी नहीं मिल रहा है तो पगला गया है। जगह जगह गुड़ के टुकड़ा रख रहा है और देख रहा है कि कहाँ पे चींटियां सबसे कम स्थान पर पहुंच रही हैं। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। समझना कि चाय को गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है? जब हम उस पर हवा का फूंक मारते हैं, हवा फूंकते हैं। जैसे चाय पीते हैं कप में लेकर के, तो फूंक के अब पी लेते हैं। चाय कितना हो भी गर्म रहता है, उस पर फूंक के पी लेते हैं, तो यही समझना है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे सटीक निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चौथा है, पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक करके जांचना कि कौन बोतल ऊपर तैर रहा है। एक्टिविटी आप करिए क्या नहीं? हमारे गांव में सब थे। हमारे गांव में क्या थे कि 20-25 ठो 2-2 लीटर वाला जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल आता है, बांध के शरीर में बांध के अब तालाब में कूद गए कि देखें डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं। नहीं डूबा। ठीक है, तो ये 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। खेल और पहेलियां के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और अधिगम का यह हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। वे कक्षा की एक रसता से विराम प्रदान करती हैं। गलत बात है। एक रसता से विराम का क्या मतलब हो गया? गलत है। एक शिक्षार्थियों को मजे करने का समय, देखिए मजा वजा जहां लिखा रहे वो क्या है? गलत होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। पैटर्न खोजने से क्या मतलब हो गया? पैटर्न खोजने से मतलब ये हो गया, जो हम लोग पिछली क्लास थी उसमें देखे होंगे, समझे होंगे। पैटर्न का मतलब ये हो गया कि हमने बताया था कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे फिर क्या आएगा। ये एक पैटर्न है कि क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, इसको बच्चा खोजता है। तो इसके माध्यम से, क्विज के माध्यम से
खेल के माध्यम से बहुत जल्दी बच्चा सीखता है कि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, यहाँ पे क्या आएगा 4 का वर्ग आएगा। इससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो ये क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं, इसको बताना है। विद्यार्थी समूह में क्या कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं। अगला है, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और चौथा है, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये भी सही बात है। तो सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सीडी। सीडी डीवीडी वाला सीडी नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क वाला नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात की जा रही है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंध के बारे में है। संयुक्त परिवार जो मैंने शुरू में बताया था, संयुक्त परिवार क्या है, वृक्ष की बात कर रहा है। तो संयुक्त परिवार का वृक्ष का कॉन्सेप्ट क्या होता है, संयुक्त परिवार में ये मान लीजिए कि ये आप हैं, तो ये आपके मम्मी पापा हैं और ये मम्मी पापा के बच्चे हैं। ये क्या है, एकल परिवार है। लेकिन इसमें अगर एक भी और पीढ़ी अगर सम्मिलित तो हो जाती है, मतलब इनके मम्मी पापा, ठीक, इनके मम्मी पापा, इनकी बहन, मतलब कोई भी एक सम्मिलित हो गया, इनके मम्मी पापा, कोई भी एक सम्मिलित हो गया, वो क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक, तो वही बात यहां पे कह रहा है कि बच्चों में विश्लेषणात्मकता विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। ऑप्शन पढ़ते हैं, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। यह केवल दादा दादी, केवल देखिए, केवल शब्द जहां भी आ जाए वो क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट दीजिए दोनों। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आसान आपसी संबंधों के बारे में बताता है। देखिए, ये परिवार के सभी पीढ़ियों के बारे में ये बताता है, इसीलिए वंश वृक्ष यही कहलाता है कि एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियां इसमें सम्मिलित होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और अन्य भी जो पेडागोजी का क्लास है मैं आगे लेकर के आऊंगा, लेकिन इसको जानिए, समझिए। और अगर आप लोगों को लगे कि मैंने मेहनत किया है तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।